आपका मसला क्या है? ये दूसरी मर्तबा है आप मुझसे टकरा रहे हैं। खानदानी अंधे हैं? ये आदत है लड़कियों से टकराने की। उसने अपनी सारी भड़ास सामने खड़े खूबरू शख्स पे निकाली, ये जाने बगैर कि वो एक गैंगस्टर है और अपने किसी खास काम से मॉल आया था। जबकि अरूसा अपनी माँ की बर्थडे का गिफ्ट लेने आई थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से वो 2 बार सहीर सुल्तान से टकरा चुकी थी। अरूसा के इतना तेज बोलने पर लोग इकट्ठा होते उस नौजवान को बुरा भला कहने लगे। इतनी बेइज्जती पर सहीर का लहू खौल उठा और उषा को वार्न करती नजरों से देखता हुआ निकलता चला गया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी, कभी अपने बैग को संभालती तो कभी बाल पीछे करती शदीद जंगलाई थी। यही वजह थी कि वो बहुत कम यहाँ आती थी। लिफ्ट में जाना शुरू से ही उसे पसंद नहीं था। लिफ्ट में उसका दम घुटता था, इसलिए हमेशा वो सीढ़ियों से जाती थी, जिसकी वजह से वो शदीद थक जाती। अपने मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया। अभी वो खुद को नॉर्मल करती और संभलती जब सामने से आता शख्स जो तेजी से जा रहा था, इसने अपना चेहरा स्याह रंग के नकाब से छुपा रखा था, बुरी तरह से टकराया और बड़ी मुश्किल से वो गिरते गिरते बची थी। उफ अल्लाह, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? आंखों की जगह क्या बटन फिट किए हुए हैं जो दिखाई नहीं देता? ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर इस तरह धन धनाते हुए फिर रहे हो? अरुसा और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन सामने वाला तो कहाँ उसकी बात सुन रहा था। वो जिस तेजी से उसे टकराया था उसी तेजी से सीढ़ियों के पास से होता लिफ्ट के अंदर जाकर बंद हो गया। अरुषा ने एक नजर उसे देखा। वो आगे की तरफ चल पड़ी। अजीब पागल इंसान है, पता नहीं कौन था। डैड भी ना, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। अगर एक मर्तबा शक्ल देख ली होती ना, तो डैड से जरूर इसकी शिकायत करती। समझता क्या है अपने आप को, किसी फिल्म का हीरो है क्या? इस तरह उस शख्स की ये बातें सुनाते सुनाते डैड के ऑफिस तक पहुंच गई थी। उफ डैड, आपको क्या जरूरत थी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपना ऑफिस बनाने की? देखिए, आपसे मिलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना थक जाती हूँ मैं। और ऊपर से पता नहीं आपने अपने ऑफिस में किस किस्म के लोगों को रखा हुआ है। मेरा तो आज का दिन ही अच्छा नहीं है। पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर वैसे मेरा बुरा हाल हो गया, और तीसरा एक अजीब सा शख्स मुझसे टकरा गया। मुझे तो इंसान कम और कोई जिन ज्यादा लग रहा था। अरूसा ऑफिस में दाखिल होते बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जब अचानक से उसके सामने गई। क्योंकि उसके डैड की इतनी बोलने पर भी चुप थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। डैड, आप ठीक तो है ना? आपने मेरी बीच किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब खैरियत है ना? अरुषा जल्दी से अपना बैग उधर फेंकते हुए फौरन से उनके पास गई। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और तुमसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है, इस तरह मुझे बिना बताए ऑफिस मत आया करो। क्या बात है डैड, मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी, आप इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मेरी जान, बस कभी कभी मैं बिजी होता हूँ ना। देखो ना, अब तुम कितनी मुश्किल से यहाँ आई हो। अब अगर आगे से मैं किसी मीटिंग में बिजी होता तो तुम्हें ख्वामख्वाह में इंतजार करना पड़ता। तो मुझे कॉल करके एक दफा आने का बता देती, मैं खुद घर आ जाता। इट्स ओके डैड, कोई बात नहीं। अगर मुझे इंतजार भी करना पड़ता तो मैं कर लेती। अच्छा छोड़े इन सारी बातों को। आपको पता है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? कल मॉम की बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उन्हें कोई सरप्राइज पार्टी दें। अब घर में उनकी मौजूदगी में तो ये सब कुछ डिस्कस नहीं ना कर सकते, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है मेरी जान, जैसा मेरी बेटी को अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, जितने पैसे चाहिए हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। अब खुश? बहुत खुश। लेकिन फिर भी सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आपको मेरे साथ मिलकर ये सब करना पड़ेगा। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अच्छा भाई, ठीक है, कर लेंगे। तुम अपनी दोस्त आयशा को साथ लगा लेना, वैसे भी तो हर काम में वो तुम्हारे साथ ही होती है। वो भी होगी, लेकिन आप भी सब कुछ मेरे साथ मिलकर करवाओगे। मॉम को अच्छा लगेगा यार। ओके माय स्वीट डार्लिंग, जैसे आपका हुक्म। वलीद हमदानी के लिए उसकी बेटी सब कुछ थी। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो भला कैसी उसकी किसी बात से इनकार कर देता? डैड, वो मैं क्या सोच रही हूँ कि अब यहाँ इतनी मुश्किल से पहुंच ही गई हूँ, तो क्यों ना हम साथ में लंच करें? आप बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं मेरा बच्चा, अगर मैं बिजी होता भी तो अपनी गुड़िया के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं सारे काम छोड़ सकता हूँ। चलो बता,
क्या खाओगी? हम यही ऑर्डर करते हैं। दोनों बाप बेटी साथ बैठकर खाना खाएंगे। ओके डैड, आप तो जानते हैं ना कि मुझे क्या पसंद है। अब जल्दी से ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लगी है। तब तक मैं ज़रा अपना काम कर लूँ। अरुषा अपनी जगह से उठकर अपने डैड के ऑफिस में बैठकर अपना सबसे फेवरेट काम करने लगी थी। और वो तो हर जगह जाकर अपनी न्यू पिक्स बनाना। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखता तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। वो खुद भी अपने आप से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। अपना ख्याल रखती, अपने लिए जीती थी और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने का उसके सर पर जुनून सवार था। जब यहाँ उसका जो जी चाहता था वो वही करती थी। वलीद हमदानी ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा, जो उनके ऑफिस की चीजें उठा उठा कर दिख रही थी और अपने ही कामों में मगन थी। मुस्कुराकर उन्होंने फोन उठाया और अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करने लगे। जो कुछ तुम कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ करना भी इतना आसान होगा? जितना कहना। तुम जानते हो, मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। आज तक कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने कहा हो और वो करने में नाकाम रहा हो। तुम्हारी बात ठीक है सुल्तान, मैं जानता हूँ कि आज तक तुमने जो भी कहा है वो कर दिखाया, लेकिन अब जो तुम करने का सोच रहे हो कोई छोटी बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो शख्स किस कदर पावरफुल है। इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं आएगा। उसके पास कितनी पावर है और कितनी ताकत है, ये तो मैं आज उसे देखकर अंदाजा लगा चुका हूँ। वो शख्स अपने ही ऑफिस में अपने इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मुझे अकेले को अपने सामने देखकर खौफ में मुब्तला हो जाए। तो तुम सोचो कि जरा अगर वही इंसान अकेला मेरे सामने हो तो उसका क्या होगा? सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात मुकम्मल की और सिगरेट उठाकर लबों से लगाई। उसके साथ ही उस सोफे से पीछे बैग टेक लगाकर आराम से बैठकर सिगरेट पीने लगा। क्या कहा तुमने? तुम उसके ऑफिस गए थे और वो भी अकेले? हाँ, गया था उससे मुलाकात करने। बहुत शौक था उसे मुझसे मिलने का। सुल्तान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो फिर? तुम्हें वहां अकेले इस तरह नहीं जाना चाहिए था। हमजा को उससे इस किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो तो हमेशा से ऐसी बेवकूफ़ी करता आ रहा था। तुम जानते हो सुल्तान किसी से नहीं डरता। उसे सोफे से उठते हुए थोड़ा आगे झुककर हमजा की आंखों में आंखें डाल देखा, तो वो भी एक लम्हे के लिए चुप हो गया। मैं जानता हूँ तुम किसी से नहीं डरते और तुम्हारी यही बेखौफी मुझे खौफजदा करती है। मेरी फिक्र छोड़ो और आगे का प्लान तैयार करो। तुम जानते हो कि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल करने वालों में से ही। हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा, लेकिन इस मर्तबा तुम्हें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। वो दोनों बात कर रहे थे जब हमजा के फोन पर कॉल आने लगी और वो फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे सुल्तान दोबारा से सिगरेट पीने लगा। उसकी आंखों के सामने वो लड़की आई थी जो मुश्किल से अपना बैग संभालती, अपने बाल संभालती, बहुत ही उलझी हुई और थकी हाड़ी सी लग रही थी। उसको दोबारा से सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। छोटी लड़की, बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिला मुलाकात होगी, ये कहते उसमें उस साइड पर पड़ी अपनी गन उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हें हर काम ऐन वक्त पर ही क्यों याद आता है और फिर तुम हवा की घोड़ी पर सवार हो जाती हो। आयशा अरूसा के बुलाने पर उसके घर पर मौजूद थी और वो उसके कमरे में बैठकर उसके तैयार होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन दोनों को मॉल जाना था। यार, ऐन वक्त पर कहाँ, अभी आधा दिन बाकी है और तुम्हें पता तो है 2 दिन से तो मैं पार्टी की अरेंजमेंट करने में बिजी थी। गिफ्ट्स लेने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, अब जब सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे ना, हम लोग फिर शॉपिंग पर मॉल में मौजूद होंगे। कब हम वहां से वापस आएंगे और कब तुम तैयार होगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। और वैसे भी हम लोगों को कोई ज्यादा शॉपिंग थोड़ी ना करनी है। बस मुझे मॉम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है और उसको लेते ही हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। बस बस, कहीं हम जल्दी से वापस आ ही ना जाएं। एक गिफ्ट लेना है, लेकिन उसमें भी तुम 2 से 3 घंटे लगा दोगी। तुम्हें क्या मैं जानती नहीं हूँ? तुम्हें कोई चीज जल्दी पसंद आती भी है। और अब तो तुमने आंटी के लिए गिफ्ट देना है, और वो भी उनकी बर्थडे का गिफ्ट। ये तो तुम्हें चाहिए था कि 2-3 दिन पहले ही तुम लेके रख लेती, क्योंकि तुम्हें एक मर्तबा में कोई चीज अच्छी कहाँ लगती है। अच्छा अच्छा, बस भी करो। जब से आई हो मेरी गलतियां ही निकाल रही हो, और अब उठो और मेरी हेल्प करो। अरूसा ने उसे अपने साथ चलने का कहा।
और दोनों गाड़ी में बैठकर मॉल की जानिब रवाना हो गई। यार ये बहुत अच्छा है, आंटी को बहुत पसंद आएगा, मेरी मानो तो यही ले लो। नहीं यार आशी, तुम्हें तो पता तो है, इस बार मैं मॉम को कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा देना चाहती हूँ। अगर तुमने आंटी को कुछ अच्छा और एक्सपेंसिव ही देना है ना, तो एक काम कर, अंकल को बोलकर ये शॉपिंग मॉल ही उन्हें खरीद कर दे दे। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगेगी ना, वो खुद ही यहाँ से ले लेंगी, क्योंकि तुमसे तो ये काम होगा नहीं। पिछले 2 घंटे से हम लोग इस शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई। एक ही चीज़ को तुम दूसरी दूसरी मर्तबा आकर देख रही हो। हाँ तो अब तसल्ली करके ही लूंगी ना। तुम्हें अगर घर जाना है तो जाओ, मैं अकेली आ जाऊंगी। अरुषा ने दोबारा से वो नेकलेस उठाकर देखना शुरू कर दिया था, जब वो 1 घंटा पहले ही जिसे देखकर जा चुकी थी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाऊं, ताकि थोड़ी देर बाद फिर से तुम किसी से टकराकर उसी की गलती बनाकर उससे बातें सुनाना शुरू कर दो। आयशा की इस बात पर अरुषा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अब इस तरह मुझे क्या देखने के लिए बजाय जल्दी से पसंद करो, बहुत टाइम हो गया, हमें घर जाना है, बाकी तैयारी भी करनी है। हाँ बस ठीक है, ये नेकलेस मुझे अच्छा लगा है, हम यही ले लेते हैं। टाइम देखते अरुषा ने भी वही नेकलेस पसंद किया था। जल्दी से एक पैक करवा कर पेमेंट करके वो दोनों जल्दी जल्दी शॉपिंग से बाहर निकली थी और शॉपिंग मॉल से बाहर की तरफ जाने क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था। लोगों का आना जाना हो लगा हुआ था। शॉपिंग मॉल में रश जरूरत से ज्यादा था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और वो भी लोगों को इधर उधर करती रास्ता बनाती जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने के चक्कर में थी, जब दोबारा से अरुषा सामने से आते शख्स से बुरी तरह से टकराई। इससे पहले कि वो नीचे गिरते, सामने खड़े शख्स ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर गिरने से बचाया था। वो हैरत से अपने सामने उस शख्स को देख रही थी, जिसका चेहरा स्याह रुमाल से छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। आपको मसला क्या है? ये दूसरी मर्तबा है आप मुझसे टकरा रहे हैं, क्या खानदानी अंधे हैं आप? 1 घंटा पहले भी अरूसा उसी शख्स से टकराई थी और गिरते गिरते बची थी, और दोबारा से उस शख्स से टकरा गई थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, लड़कियों से टकराने की आदत है क्या आपको? अरूसा उसे और भी बहुत कुछ सुना रही थी, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। जिस नकाबपोश लड़के को देखकर बुरा भला कहने लगे थे, सुल्तान को तो उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जो खुद ध्यान से नहीं चलती थी और गुस्सा उस पर निकाल रही थी। अरूजा को इस बात का इल्म नहीं था कि वो जिस शख्स को इतना कुछ सुना रही है कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक गैंगस्टर है, जो अपने किसी काम की वजह से मॉल आया था। लेकिन यहाँ उसका सामना अरूसा से हुआ था और उसे आज तक की बात समझ नहीं आई थी कि लड़कियां इतना ज्यादा कैसे बोल लेती हैं। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बहरे होने के साथ गूंगे भी हो? अरूसा यार बस भी कर दो, लोग देख रहे हैं, हमें देर हो रही है, तुम चलो मेरे साथ। पीछे से आकर आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। सुल्तान ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा था। आज तो किसी की हिम्मत तक नहीं हुई थी आज तक कि कोई उसे कुछ कह सकता, और वो लड़की 5 मिनट में कितना कुछ बोल गई थी। आसपास के लोग भी यानी उससे क्या कुछ कह रहे थे, जिसकी वजह से उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी करके अपना वो काम खराब नहीं करना चाहता था जिसके लिए वो यहाँ आया था, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। लेकिन उसके इस गुस्से से वार्निंग उसे देती नजरें अरूसा पर थी। उसे गुस्से से वार्निंग देता हुआ वहां से जा चुका था। तुम्हें मैं कितनी बार समझाया, हर किसी से ऐसे लड़ना शुरू नहीं करते। तुमने देखा नहीं वो लड़का कितने गुस्से में लग रहा था? शुक्र करो उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? गलती उसकी थी और मुझे कुछ कह भी नहीं सकता था वो। तुमने देखा नहीं वहां कितने लोग थे? अगर वो मुझे कुछ कहता तो सीधा जेल में जाता। और तुम्हें भी ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनकी आदत ऐसी ही होती है, जानबूझकर लड़कियों से टकराते हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। अच्छा बस छोड़ो ना, क्यों उसकी वजह से अपना मूड खराब कर रही हो? आयशा ने उसे रिलैक्स किया था ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। वो ऐसी ही थी, छोटी सी बात पर उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन उसका गुस्सा भी बच्चों वाला था और वो गुस्से में सिर्फ बोलती थी, लेकिन कुछ करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वाह हमदानी, पार्टी तो बहुत अच्छी अरेंज की है तुमने, और वो भी इतनी कम वक्त में। सुलेमान वलीद हमदानी का दोस्त होने के साथ बिजनेस पार्टनर भी था। बस यार मेरा कोई कमाल नहीं है,
अरुषा को तो तुम जानते हो, जो करने का ठान लेती है वो किए बगैर सुकून से नहीं बैठती। ये सारी पार्टी और ये सारी अरेंजमेंट्स भी उसने ही किए हैं। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसे चीज़ों का सँभालना और मैनेज करना आ गया है। हाँ, बिल्कुल, अब हर चीज़ वो खुद हैंडल कर लेती है। तो फिर क्या ख़्याल है हमदानी? आज मौका भी अच्छा है और सब लोग भी जमा हैं, तो क्यों ना हम आज वकास और अरूसा के रिश्ते की अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। आज नहीं तो कल तो ये करना ही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मौका तो अच्छा है, खुशी का मौका है, इस तरह हमारी खुशी में खुशी भी डबल हो जाएगी। क्या बात हो रही है? हमें भी तो पता चले। मिसेज़ हमदानी जो कब से वलीद साहब को ढूँढ रही थी, उन्हें अपने दोस्त के साथ खड़ा देखकर नहीं आ गई। कुछ नहीं बेगम, बस आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। क्या वाक़ई? इस पार्टी के अलावा भी कोई और सरप्राइज़ बाकी है? वैसे वाक़ई आप दोनों बाप-बेटी ने ना मुझे हैरान कर दिया। मुझे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। ये सब तो आपकी बेटी का प्लान था। हमने तो बस उसकी हेल्प की है। जी, जी, जानती हूँ अच्छी तरह। ये मेरी बेटी ही मेरे लिए कर सकती है। भला को आपको कब से मेरी फ़िक्र होने लगी? जो आप मेरी बर्थडे पर इतना सब कुछ करा। अच्छा, आप नाराज़ तो मत हो, एक और सरप्राइज़ आपके लिए। वो सुनकर आप वाक़ई में खुश हो जाएँगे। वैसे क्या बात है? अभी बता दो। अभी नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करें, सब पता चल जाएगा। पार्टी ज़ोर-शोर से जारी थी। केक कट हो चुका था। मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे। अरुसा अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ थी, जब अचानक से वहाँ की लाइट चली गई। अरे! ये लाइट को क्या हो गया? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे इंतज़ामात खुद करवाए थे। तो फिर ये लाइट का मसला क्यों हो रहा है? हो जाता है कभी-कभी, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। तुम रिलैक्स रहो। आयशा ने अरूसा को खामोश करवाने की कोशिश की थी, जिसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि सब मेहमान अंधेरे की वजह से परेशान हो रहे थे। एक मिनट, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। क्या मसला है? अरूसा अपनी सारी दोस्तों से एक्सक्यूज़ करती एक साइड पर चली गई थी, और जहाँ पर लाइट्स का और सारा कंट्रोल था। अरूसा जैसे ही वहाँ गई, किसी ने पीछे से उसे अपने हिसार में ले लिया था और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखे बगैर मुझसे रहा ही नहीं गया, इसे मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम वो पहली लड़की हो जो सईद सुल्तान को अच्छी लगी हो, और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मेरी हो जाती है। तुम भी अब मेरी हो, ये बात हमेशा याद रखना। सईद पीछे से फिर उसे हिसार में लेकर उसके कान के करीब झुक कर अपने दिल की बातों से उसे बता रहा था, जिसे सुनकर अरूसा को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। कौन था ये शख्स जिसे वो जानती तक नहीं थी और वो उसे अपना कह रहा था? अपनी बात कहकर सईद ने उसे छोड़ दिया और अचानक से लाइट भी वापस आ गई। कौन था? वो भी तो यही था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? लाइट आते ही अरूसा ने अपने आसपास देखा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। चलो आओ, जल्दी से आंटी अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। अंकल ने कोई जरूरी अनाउंसमेंट भी करनी है। ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आयशा जो उसके पीछे उसे बुलाने के लिए आई थी, उसे इस तरह से परेशान देखकर उसके करीब आई। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, शायद गर्मी की वजह से होगा। अच्छा ऐसा है, चलो तुम चलो। आयशा को उसकी बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि गर्मी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। आज इस खुशी के मौका पर मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी और सुलेमान की कितनी पुरानी दोस्ती है, और हम लोग इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं। बहुत जल्द मैं अपनी बेटी अरूसा की शादी सुलेमान के बेटे वकास से करने का इरादा रखता हूँ। बहुत जल्द आप लोगों को इसका इनविटेशन भी मिल जाएगा। वलीद हमदानी ने ये अनाउंसमेंट की थी, तो वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग उन्हें मुबारकबाद देने लगे। इसी दौरान अरूसा के दिमाग में भी उसी शख्स के अल्फाज गूंज रहे थे कि तुम मेरी हो, कभी किसी और के बारे में सोचना भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन था वो शख्स? अगर दोबारा से आ गया तो फिर? नहीं नहीं, अब पहले वो कैसे आएगा? अब तो बहुत जल्द मेरी वकास से शादी हो जाएगी। मैं ऐसे ही परेशान हो रही हूँ। होगा कोई ऐसे ही पागल इंसान, क्या पता उसने किसी और को कहना होगा, गलती से मुझे कह दिया। वैसे भी इतना अंधेरा था वहां, कौन किसका चेहरा दिखाई दे रहा था। हाँ, ऐसा ही होगा, यकीनन उसने किसी और को ये सब कुछ कहना होगा, वरना मैं तो किसी को भी नहीं जानती। मुझे भला क्यों ये सब कहेगा वो? अरुसा ने अपनी तरफ से सोचकर खुद को तसल्ली दी थी।
और फिर वो अपने डैड के फैसले से मुतमईन थी, क्योंकि वकास एक अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड और वेल सेटल था। और उसे भी अपनी लाइफ में ऐसे ही इंसान का साथ चाहिए था, जो कि इसके डैड की तरह बहुत काबिल और अच्छा इंसान हो। बहुत बहुत मुबारक हो अरुषा, तुमने तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपा कर रखी। उसकी दोस्ती आकर उसको मुबारकबाद देने के साथ साथ उससे शिकवा भी कर रही थी कि उसने उन्हें पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो खुद इस बारे में कुछ देर पहले ही इल्म हुआ है। ये डैड का ही फैसला है और उन्होंने आज सबके सामने ये फैसला सुना दिया। तुम लोगों की तरह मैं भी इससे अनजान थी। अच्छा, बस बस इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। भला ऐसे हो सकता है कि वो तुमसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर ले? लेकिन जो भी है, वकास हर लिहाज से बेस्ट है, हैंडसम है, वेल सेटल्ड है। लड़कियां तो ऐसे लाइफ पार्टनर की ख्वाब दिखती है जो तुम्हें बैठे बिठाए मिल गया। तो बाकी बात पर अरुषा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सर हाँ में हिलाया था। पार्टी काफी देर तक जारी गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान अपने घरों को जा चुके थे। अरुषा भी पार्टी खत्म होने के बाद अपने कमरे में आ गई थी। आज वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई थी। 2 दिन बाद अरुषा और वकास का निकाह था। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। अरुषा बेटा, तुम ऐसा करो कि वकास के साथ जाकर अपने निकाह का जोड़ा ले आओ। तुम दोनों अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से अपने अपने कपड़े खरीद लेना। वैसे भी हम बड़ों का वहां क्या काम। थोड़ी देर के लिए वकास और उसकी मॉम अरिसा की गहराई थी और वकास और अरुषा को शॉपिंग पर जाने का कह रही थी, जबकि खुद मिसेस वलीद के साथ बैठकर वो बातें करने लगी। मॉम, आप लोग भी हमारे साथ चले ना, हम दोनों अकेले ही जाकर क्या करेंगे? अरुषा का ताल्लुक एक मॉडर्न सोसाइटी और बड़े घर से जरूर था, लेकिन फिर भी वो कभी किसी लड़के के साथ अकेले बाहर नहीं गई थी। वो हमेशा आयशा के साथ ही जाती थी या फिर अपनी माँ के साथ। अरे बेटा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वकास कोई गैर थोड़ी ना है। अब तो खैर है, 2-3 दिन बाद तुम लोगों का निकाह होने वाला है, फिर तो तुम उसकी बीवी बन जाओगे। तुम दोनों जाओ, एक दूसरे का साथ वक्त गुजारो, एक दूसरे को वक्त दो, साथ साथ शॉपिंग भी कर लेना। हम लोग वहां जाकर भला क्या करेंगे? क्यों मिसेस वली, ठीक कह रही हूँ ना मैं? वकास की मॉम ने फौरन से साथ ना जाने की वजह बता दी थी और जाने से भी इनकार करते वो खुद साथ जाना चाहती थी और ना ही वो ये चाहती थी कि अरुषा अपनी मॉम को साथ लेकर जाए। हम अपनी बेटी को मुश्किल समझती थी, लेकिन वकास की मॉम ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया था, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी। उन्होंने अरुषा की आंखों में आंखों इशारा किया था कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज तो बहुत थक गई हूँ, आज के बाद मैं बिल्कुल भी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। मॉम ने भी बिला वजह ही हाँ कर दी और मुझे वकास के साथ अकेले जाना पड़ा। इससे अच्छा था कि मैं आयशा के साथ जाकर अपनी सारी शॉपिंग कर लेती। खैर जो भी था, अब तो हो गई है। अब सुकून से 2 दिन घर पर आराम करूंगी। अरूसा ने जो शॉपिंग की थी, अपना सारा सामान उसी तरह से उठाकर अलमारी में रख दिया था। एक मर्तबा भी उसने दोबारा नहीं खोल कर देखा था और ना ही ड्रेस को पहन कर देखा था। सारा सामान उसी तरह रख दे वो दोबारा से बिस्तर पर लेट गई थी। आधी रात गुजरी जब वो गहरी नींद में थी, जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। पहले तो उसे ये सब अपना ख्वाब लगा, लेकिन फिर से अपने चेहरे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ और उसका जो पहले गहरी नींद में थी, अचानक से उसने अपनी आंखें खोली। सामने बैठे शख्स को देखते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर घबरा गई हो क्या? मैंने उस दिन तुम्हें पार्टी में कहा था कि तुम आज से सईद सुल्तान की हो। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा भी तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। और तुमने ना सिर्फ सोचा बल्कि किसी से शादी करने का इरादा भी कर लिया। यहाँ तक कि आज उसके साथ जाकर शॉपिंग भी कर ली। लगता है तुमने मेरी बात को मजाक समझा था। सईद ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। अरुसा पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका हाथ अपने चेहरे से नहीं फटा पाई थी। अब थक हार कर वह वैसे ही बिस्तर पर लेटी अपना सर इधर से उधर मारने लगी थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके आंसू देखकर सईद ने फौरन अपना हाथ पीछे किया। अब अब यहाँ कैसे? उसके हाथ हटाते ही अरुसा फौरन उठ कर बैठी और उससे दूर हुई।
वो हैरत से अभी उस शख्स को देख रही थी। वो वाकई उसके कमरे में मौजूद था। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक गैंगस्टर हूँ। कहीं से भी कहीं जाना या किसी को भी कहीं से उठवाना हो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जल्दी से वो ड्रेस लेकर आओ जो तुमने आज खरीदा है। क्यों? क्यों लेकर आओ? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ आने की? और आप मेरे डैड को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चला तो इस दुनिया में आप कहीं नजर नहीं आएंगे। और तुम्हारे बाप को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द जान जाओगी। सईद पहले बैठकर उसके करीब बैठा था, लेकिन अब उठकर अलमारी की तरफ जाने लगा था। अलमारी खोलते उसने सारे शॉपिंग बैग खोलकर निकाल कर बाहर फेंक दी। ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई तरीका नहीं है किसी के कमरे में आने का। और ये सब क्या कर रहे हैं आप? सईद बिना उसकी बात का जवाब दिए खामोशी से सारी चीजें नीचे फेंकने लगा। आपको समझ नहीं आ रही? मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसे नहीं जाएंगे। मैं भी डैड को बुलाती हूँ। रुसा उसकी इस कदर हठधर्मी देखकर शदीद गुस्से में थी। जब उसने बाहर का रुख किया, लेकिन उससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, सईद ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे पीठ पर खींचा। अरूसा उसके सीने से आ लगी थी। तुम्हारे बाप को तो मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? अरूसा ने उस शख्स की आंखों में देखा था। यहाँ से बिल्कुल भी डर और खौफ उसे नजर नहीं आया था। उसके घर में खड़े होकर भी वो इसके बारे बाप से नहीं डर रहा था। ये बात सोचकर अरूसा का उस शख्स से डर लगने लगा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किसकी इजाजत से गई थी तुम उसके साथ ये सब कुछ खरीदने, जब मैंने मना किया था कि मेरे अलावा किसी का तुम पर हक नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा था तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसके बावजूद भी तुमने मेरी बात को अहमियत दे दी। और अब जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सईद ने उसे एक हाथ से पकड़कर अपने साथ लगाया हुआ था। लाख मजामत के बावजूद भी वो अपना आप उस शख्स से नहीं छुड़ा पा रही थी। दूसरे हाथ से सईद ने अपनी पैंट की जेब में से लाइटर निकालकर एक एक करके उन सारी चीजों को आग लगा दी थी। देखते ही देखते सारी चीजें आग की लपेट में आ गई। कमरे में धुआं भरने लगा था। ये क्या किया है? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मारना मत। आग को देखकर अरूसा डर गई थी। उसे लगा था कि सईद उसके साथ भी यही करेगा, क्योंकि उसने उसकी बात जो नहीं मानी थी। वो डर और खौफ से कांपने लगी, और उसके साथ ही धुएं की वजह से उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। उसके डर को देखते सईद ने उसे मजीद अपने सीने से लगा लिया था, लेकिन खड़ा हुआ भी उसी जगह पर था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अरूसा की बिगड़ती हालत देखकर वो परेशान हुआ। ये बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। क्या हुआ मेरी लिटिल गर्ल? क्या हुआ तुम्हें? तुम सांस लो, देखो तुम ठीक हो। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं, बस वो सामान जलाया है। तुम तो मेरे जीने की वजह हो। तुम्हें मैं भला कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? सईद उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। सईद ने जल्दी से उसे अपने बाजू में उठाया और लाकर बेड पर लेटाया। अरूसा की हालत देखकर ही वो समझ गया था कि उसे सांस की बीमारी है, इसलिए उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वरना कमरे में इतना ज्यादा धुआं तो ना था, उसकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? बताओ मुझे जल्दी जल्दी, कहाँ है? सहीर उसके पास बैठा उसके ऊपर झुका पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। और उसे कुछ ना बोलता देख सहीर खुद अपनी जगह से उठा और खुद ही उसका इनहेलर ढूंढने लगा। थोड़ी ही कोशिश के बाद सारे टेबल्स की दराज से उसका इनहेलर मिल गया था। सहीर ने जल्दी से उसे अपनी गोद में बिठाया, इनहेलर उसके मुंह से लगाया, और थोड़ी देर में उसकी हालत बेहतर हो गई थी। जब तक सहीर सुल्तान तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना, बस यूं समझ लो कि उसकी छोटी सी सजा है। अब दोबारा कभी भी मेरी किसी भी बात से इनकार करने से पहले सोच लेना। तुम्हें पता है ना, ये मेरी जिंदगी की दी हुई जाने वाली सबसे छोटी सजा है जो मैंने तुम्हें दी है। वरना सईद सुल्तान की सजा सह पाना किसी के बस की बात नहीं होती। सईद ने अभी भी उसे इसी तरह अपने साथ लगाया हुआ था।
उसके बालों में हाथ फेरा था। अरुषा का उसके अपने करीब होना शदीद बुरा लग रहा था, लेकिन अभी इसमें कहाँ इतनी हिम्मत थी कि वो इस शख्स को खुद से दूर कर सकती। चलो, अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है ना मेरी जान, फिक्र मत करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सईद ने उसे वापस लिटा दिया था और उसके ऊपर ठीक से कंबल देकर उसका हाथ पकड़कर उसके करीब ही बैठा रहा। अरूसा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो उस शख्स को अपने साथ देखना भी नहीं चाहती थी। उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया था। सईद उसकी नाराजगी देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। आखिर को उसके कमरे में आकर उसके पूरे दिन की मेहनत जाया करती थी। इतना गुस्सा तो बनता ही था। वो गुस्से में दिल ही दिल में उससे बहुत सारी बातें सुनाने के बाद कब गहरी नींद चली गई, उसे खुद भी पता न चला। अरूसा, तुम ठीक हो ना मेरी जान? मुलाजमा 2 दफा तुम्हें जगाने के लिए आई थी, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला, तो वो वापस चली गई। क्या वो सब ठीक है ना? मॉम, आप यहाँ? नींद से जाकर अरूसा ने अपने आसपास देखा। अभी मॉम को अपने सामने देखकर डर गई थी। उसे लगा कि वो गैंगस्टर शायद अभी उसके कमरे में कहीं होगा, क्योंकि रात जब वो सोई थी तो वो यही था। उसने कमरे में इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। बेटा, तुम किसको ढूंढ रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, मुझे मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं और तुम्हारे डैड नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है हमने आज। तुम्हारे निकाह की डेकोरेशन और सारे इंतजामात तुम्हारे डैड कह रहे थे कि हर चीज तुम्हारी पसंद की होगी। निकाह का नाम सुनते ही रात वाला वाकया दोबारा उसकी आंखों के सामने खुलने लगा। मिसेस वलीद ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे और कमरे से बाहर निकल गई। अरूसा फौरन बेड से नीचे उतरी। क्या मॉम ने वो जला हुआ ड्रेस नहीं देखा? उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं। अरूसा को काफी हैरत हुई थी, लेकिन जब उसने उस जगह देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसका कमरा बिल्कुल साफ था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगता है वो खुद ही जाता है, सब कुछ ठीक करके गया। क्या मुझे डैड को इस बारे में बताना चाहिए? नहीं, डैड ऐसे ही ख्वामख्वाह में परेशान हो गया। वो बस शॉपिंग मॉल वाला बदला लेना चाह रहा होगा, इसलिए उसने ये सब किया। अब उसका बदला पूरा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगा। ऐसे ही डैड ख्वामख्वाह में परेशान हो गए। और वैसे भी कल मेरा निकाह के बाद तो वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता। निकाह अरूसा ने बैठे बैठे ही सोच लिया था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। सारे इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे। मेहमान भी आ चुके थे। निकाह की सारी तैयारियां हो गई थी। अरूसा अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसने न्यू ड्रेस ले लिया था। मॉम से ये कह दिया था कि शायद वो कहीं रख कर भूल गई है। अरे वाह, आज तो मेरी दोस्त बहुत प्यारी लग रही है। तुम देखना, वकास भाई तुम्हें देखकर ना हैरान ही रह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेहोशी हो जाए। आयशा पास खड़ी सी जानबूझकर तंग कर रही थी। बस कर दो तुम आशी, तुम और तुम्हारी ये बातें। नहीं यार, सिर्फ बातें नहीं है, तो वाकई में आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू आशी, तुम भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा एक काम करो, नीचे से जाकर ना मॉम को बुला कर लाओ। उन्होंने मेरे लिए एक ब्रेसलेट बनवाया था आज के लिए। वो मुझे कहकर गई थी कि जब तैयार हो जाऊं तो उन्हें बुला लो, वो खुद आकर मुझे पहनाएंगी। क्या तुम उन्हें बुला लाओ? अच्छा ठीक है, मैं आंटी को बुला कर लाती। आशी सुबह से ही उसके पास थी। अभी उसके कहने पर वो कमरे से बाहर निकली थी। अरुसा भी ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठकर बेड पर आकर बैठ गई। जब पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, उसने देखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? ये मेरा कमरा तो नहीं। आशी भी यहाँ पर नहीं है। अरुसा होश में उठकर बैठते ही उसने देखा कि ये कमरा तो उसके लिए अनजान था। सर अभी भी पूरी तरह से घूम रहा था। फिर मुझे क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही। ये मैं कहाँ हूँ? ये कमरा किसका है? अरुसा अपनी होश संभालती कमरे को देख रही थी, जब उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे शख्स पर गई और वो वहीं पर समझ गई थी कि वो कहाँ है। सईद सुल्तान सामने बैठा उससे बहुत गौर से देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब मेरा निकाह था तो मैं यहाँ कैसे आई? ये मेरा घर है, मेरा कमरा, तो जाहिर सी बात है मैं यही हूँगा। और जहां तक बात है तुम्हारी कि तुम यहाँ कैसे आई, तो मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और अब तुम सारी जिंदगी यही रहोगी।
इसी घर में मेरे साथ। तुम पागल तो नहीं हो गई? वहां पर मेरा निकाह था, मॉम डैड परेशान होंगे। देखो, मैं जानती हूँ उस दिन मॉल में मैंने तुम्हें बातें सुनाई, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम उसी का बदला ले रहे हो ना? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो, प्लीज। व्हाट? तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ? अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता ना, तो उसी वक्त जहां मौजूद ना होते तुम जानती हो ये मेरा कमरा है, सईद सुल्तान का, और मैं अपने दुश्मनों को इस कमरे में नहीं लाता। तुम यहाँ मौजूद हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। दूर रहे मुझसे आप। हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने घर से अगवा करके मुझे लाने की? हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है मेरी जान, लेकिन उससे पहले निकाह करना जरूरी है। सारे इंतजामात हो गए हैं, मैं बस तुम्हारे होश में आने का ही इंतजार कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आएंगे, चुपचाप हाँ कर देना। आपको क्या लगता है जबरदस्ती मुझे उठाकर यहाँ ले आएंगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगी? कभी नहीं। मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी। अभी के अभी मुझे वापस छोड़ कर आए। ये निकाह तो तुमने हर हाल में करना है, फिर चाहे मर्जी से करो या फिर जबरदस्ती, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जान से मार देंगे। मैं नहीं डरती, लेकिन ये निकाह मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। सोच लो मेरी जान, तुम पहले भी एक मर्तबा मेरी बात से इनकार करके उसका इंजाम देख चुकी हो। तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें भला मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ, लेकिन वो तुम्हारा बाप, उसकी जिंदगी की मैं कुछ गारंटी नहीं देता। इधर तुमने इनकार किया, उधर मेरे आदमी से मार गए। सही ने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाई जहां पर उसका डैड अपने ऑफिस में परेशान बैठा दिखाई दे रहा था। नहीं, मेरे डैड को कुछ मत करना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज कुछ मत कहना। ये हुई ना बात, ये बात तो तुम्हें मैं पहले समझा रहा था। देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन निकाह से पहले ही मैं अपने ससुर को मार दूं? बस अब तुम इसी तरह से मेरी हर बात मानती रहोगी, तुम्हें गुस्सा मुझे नहीं आएगा। कोशिश किया करो कि मुझे गुस्सा ना आए। सही ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखा था, जैसे अरूसा ने गुस्से से दूर झटक दिया। शेर को उसकी हरकत बहुत बुरी लगी, लेकिन वो खामोश रहा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। निकाह तो हो गया, अब आगे का क्या इरादा है? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे का क्या इरादा है मतलब? एक है भाभी, तो क्या तुम सब सच बता दोगे या फिर अभी नहीं? तुम्हें लगता है कि अभी मैं उसे कुछ भी कहूंगा तो मेरी किसी बात पर यकीन करेगी? लेकिन यार सुल्तान, बताना तो पड़ेगा ना। तुम कब तक उससे हकीकत छुपा कर रखोगे? और मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद बता दो, क्योंकि अगर उन्हें ये सब कुछ कहीं और से पता चला तो उनका तुमसे एतबार उठ जाएगा, और ये तुम लोगों की आज की जिंदगी के लिए ठीक नहीं होगा। वो पहले ही तुमसे बहुत ही बदगुमान है। मैं जानता हूँ कि कब मुझे क्या करना है, वक्त आने पर बता दूंगा। फिलहाल तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। अब और कितनी देर यहाँ बैठकर मेरा वक्त जाया करोगे? कमरे में मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। वैसे सच्ची कहते हैं लोग, शादी होने की देर है दोस्त भी बदल जाते हैं। मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया, बस तुम्हारे निकाह में शिरकत करने के लिए ही आया था। जा ही रहा हूँ, इतनी भी बेसब्री न बनो। हमजा ने भी उसकी बात का अच्छे से जवाब दिया था और अपना मोबाइल, गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से निकल गया। सईद ने भी उसके जाने के बाद अपने कमरे का रुख किया था, जहां पर अरूसा उसकी बीवी के रूप में उसका इंतजार कर रही थी, और ऐसा सिर्फ उसे लगता था कि उसका इंतजार कर रही है। सईद के दिल में जो अरमान था कि वो कमरे में जाकर अरूसा को जी भर कर देखेगा, क्योंकि वो आज लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन कमरे में आते ही उसके सारे अरमान पानी में बह गए थे। कमरे की हालत बुरी थी, हर चीज जमीन पर पड़ी हुई थी। दुपट्टा भी उसका नीचे पड़ा था, क्योंकि वो खुद कमरे के कोने में बैठकर रो रही थी। ये सब क्या है मेरी जान? मैं ऐसे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जो तुम कमरे की और अपनी हालत ये बनाई हुई है। सही नीचे उसके पास ही बैठ गया था। इतना कुछ करने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया? जबरदस्ती मुझे अपने घर से उठा कर लिया, जबरदस्ती निकाह कर लिया, और अभी भी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया मैंने। आपके लिए ये सब मामूली बातें हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप इंतहाई घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। जबरदस्ती मुझसे निकाह कर तो लिया है, लेकिन मैं कभी भी इस घर में नहीं रहूंगी। जब भी मुझे मौका मिलेगा यहाँ से भाग जाऊंगी। सुना आपने? नफरत है मुझे आपसे। बस चुप। मजीद अगर तुमने एक बार भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं तुमसे मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाओ। मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी, फिर चाहे अपनी मर्जी से करो या फिर जबरदस्ती। सईद ने खड़े होने के साथ ही उसे भी बाजू से पकड़कर खड़ा किया था और बेड पर धक्का दे दिया। अरूसा ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही सईद उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। छोड़े, मुझे नफरत है आप जैसे लोगों से जो जबरदस्ती दूसरों से रिश्ते तो जोड़ते हैं। मगर मैं कभी आपकी नहीं बनूंगी। एक दिन इसी रिश्ते को खत्म कर दूंगी। उसके दूर जाने का सुनकर ही साहिर गुस्से से पागल हो गया था। जब भी वो बिना कुछ सोचे उस पर झुक गया। अरूसा जो पहले ही इतना कुछ करने के बाद थक चुकी थी, नडाल सी थी, साहिर का ये जुनूनी अंदाज सह नहीं पाई थी और होश खोती उसके बाजुओं में उसकी झूल गई थी। जब सह नहीं सकती तो क्यों कुछ से उलझती हो पागल लड़की। सही ने उसे ठीक से बेड पर लिटाया और अपना फोन उठाकर डॉक्टर को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दवा देकर चली गई थी, लेकिन अब उसे नींद कहाँ आनी थी। पूरी रात उसने इसी तरह अरूसा के पास बैठकर गुजार दी। कोई से देखता तो कभी यकीन न करता कि वो शख्स जो बेदर्दी से दूसरों की जान लेता था, आज एक लड़की की तरह उसकी तबीयत खराब होने पर किस तरह उसके पास बैठा उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। जैस्मीन, ये है अरूसा, सईद सुल्तान मेरी बीवी। अरूसा, ये जैस्मीन है। आज से तुम्हारा ये जाती काम भी यही करेगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे कह देना। जैस्मीन, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अपनी मैम का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मुझे आने में देर हो जाएगी। सर आप फिक्र न करें, मैं मैम का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सही के जाते ही जैस्मीन अरूसा के कहने पर उसके लिए नाश्ता ले आई थी। बात सुनो। जी मैम। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? जी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो मेरा फोन पानी में गिर गया था, चल नहीं रहा। क्या आप मुझे फोन दे दोगी? मुझे एक्चुअली कॉल करनी है। सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको अपना फोन नहीं दे सकती। सर नाराज होंगे। उन्हें पता चलेगा तो फिर ना, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैम सॉरी, हम आपको अपना फोन नहीं दे सकते। जैस्मीन कमरे से बाहर निकल गई थी। पीछे अरूसा का गुस्से से बुरा हाल था। एक फोन ही तो मांगा था, वो भी मुंह पर इनकार करके चलेगी। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। मुलाजमा है तो मुलाजमा बनकर रहे। नखरे ऐसे हैं जिससे इस घर की मालकिन हो। उसे क्या लगता है कि मुझे फोन नहीं देगी तो मैं यहाँ खामोशी से बैठी रहूंगी? यहाँ तो मैं एक लम्हा नहीं रहूंगी। बस एक मर्तबा इस घर से बाहर निकल जाओ। पूरा दिन सोचने के बाद आखिरकार शाम को अरूसा को यहाँ से भागने का मौका मिल ही गया था। जास्मिन को उसने बहाने से अपने कमरे में बुलाया था और वॉशरूम में बंद करके उसका फोन लेकर घर से बाहर निकल गई। हेलो डैड, आप कहाँ हैं? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। वो शख्स जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया है और उसने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया है। प्लीज मुझे बचा ले। घर से बाहर निकलकर अरूसा ने अपने डैड को कॉल की थी और सब कुछ बता दिया था, जो कुछ उसके साथ हुआ था। मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी महफूज जगह पर चली जाओ, फिर वहां जाकर मुझे वहां का एड्रेस बता देना। मैं वहां तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इससे पहले कि अरूसा वहां से भागती या कहीं जाती, किसी ने पीछे से आकर सख्ती से उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ किया था। सामने खड़े शख्स को देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। पहला सवाल उसके ज़हन में यही था कि भला ये यहाँ कैसे आ गया। चलो डार्लिंग, अंदर चले। इतनी देर काफी है, ज्यादा देर भी घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। सही ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। छोड़े मुझे, ले रहना मुझे यहाँ। मुझे अपने डैड के पास वापस जाना है। छोड़ ही तो नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकती हो? जैस्मीन को रूम में बंद करके तुम इतने आराम से चली जाओगी और तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को? तो मेरी जान, ये मेरा घर है। यहाँ लोग आते भी मेरी मर्जी से और जाते भी मेरी मर्जी से। मैंने खुद ही तुम्हें बाहर निकलने का मौका दिया ताकि थोड़ी देर खुली फिजा में सांस ले लो। अब चलो अंदर चलते हैं। समझ क्यों नहीं आती आपको? नहीं रहना मुझे आपके साथ। क्यों जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखा हुआ है? नफरत है मुझे आप जैसे लोगों से। नहीं रहना मुझे यहाँ। मेरा पीछा खुदा का वास्ता है, छोड़ दे। आपको खुदा का वास्ता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि छोड़ के जाने की बात मत करना। कोई भी गलती मत करना ऐसी कि मुझे गुस्सा आए। लेकिन तुम शायद मेरी बात तुम्हें समझ ही नहीं आती, इसलिए तुमने ये गलती दोबारा की है। अब सजा तो बनती है।
अगर तुम्हें सजा ना दी तो तुम दोबारा से यही गलती करोगी, वो मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करोगी। सईद जबरदस्ती उसे घसीटता हुआ घर में लाया था। घर के बेसमेंट पे ले जाकर उसे बंद कर दिया। ये जगह इस कदर खौफनाक थी कि उसे देखते ही अरूसा को लगा जैसे उसकी रूह फना हो जाएगी। प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाए, मुझे अपने साथ ले जाए, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन सईद को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे बेसमेंट में बंद करके अपने कमरे में चला गया। पीछे अरूसा उधर बैठकर काफी देर तक रोती रही। उसे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सांस बंद हो जाएगा। वो मुश्किल से सांस लेती दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई थी। कमरे में आकर भी उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था, और वजह एक ही थी, वो लड़की जिसे गुस्से में वो बेसमेंट में बंद तो कराया था, लेकिन उसके बाद 1 मिनट भी उससे कहाँ रहा जा रहा था। जब भी वो गुस्से से फौरन वापस गया। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोला तो सामने अरूसा को देख सहीर को लगा कि वो कुछ कर देगा। वो मुश्किल से सांस लेती बेहाल हो रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे अपने बाजू में उठाया, जल्दी से भागते हुए उसे अपने कमरे में लाया। कमरे में लाते ही उसने उसे इनहेलर दिया। थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी, लेकिन अभी भी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। किसने कहा था ये सब करने को? जब मेरी सजा सहने की हिम्मत नहीं है तो फिर क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? कितनी बार तुम्हें समझाया कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मेरी बात मान लिया करो। तो क्यों मेरी बात समझ नहीं आती किरण? मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। सईद उसे अपने सीने से लगाए रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जो अभी भी उससे डरकर दूर होने की कोशिश कर रही थी। हैरत से उस शख्स को देख रही थी जो उससे मोहब्बत भी करता था, उसे तकलीफ भी देता था। कुछ देर इसी तरह उसने अनुषा को अपने साथ लगाए रखा। थोड़ी ही देर में वो सो गई थी। उसे सोता हुआ देख सईद कमरे से बाहर निकल गया। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा हमजा। अब मैं मजीद इस इंसान को वक्त नहीं दे सकता और ना ही इसे छोड़ सकता। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, बस तुम तैयारी करो, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, यही मेरा मकसद है। और मैं अपने मकसद को पूरा किए बगैर तो कहीं नहीं जा सकता और ना ही कुछ कर सकता। मैं जल्द से जल्द इस किस्से को खत्म करके अपनी जिंदगी के नए सिरे से आगाज करना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ यार, अब बस मैं सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसके बाद तुम भाभी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, ठीक है? इस वाक़ये के बाद से अरूसा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। सईद उसका ख़्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वो जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो इसी तरह से उस पर चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती थी। उसी तरह से सईद उससे दूर रहता था। जैस्मीन ही उसका ख़्याल रखती थी। सईद ने भी अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाया था। मुझे एक बार डैड और मॉम से मिलना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। सईद आज 2 दिन बाद कमरे में आया था। अरूसा तो कमरे से बाहर निकलती नहीं थी। अभी भी वो बिस्तर पर लेडी उसके सामने हाथ जोड़ रही थी कि उसे यहाँ से जाने दे। उसकी हालत देखकर सईद को तकलीफ हुई थी। उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। क्या हो गया मेरी जान? क्यों कर रही हो ऐसा? ये सब कुछ अपने साथ? क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? मुझे एक बार उनसे मिलने देना, उसके बाद दोबारा नहीं कहूँगी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा उनसे मिलवाने के लिए, ठीक है? बस अब रोना बंद करो और अपना ख्याल रखो। सईद ने उसे अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वो मजीद आरूसा को इस हालत में नहीं देख सकता था। शाम होते ही उसने जैस्मीन से कह दिया था कि वो अरूसा को तैयार कर दे, उसे अपने साथ लेकर जाने वाला है उसके घर वालों से मिलाने। ये बात सुनते अरूसा खुशी खुशी तैयार हो गई थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे जब अरूसा बहुत खुशी से बाहर के मंजर देख रही थी। आज वो पूरे 2 महीने बाद कहीं जा रही थी। जैसे ही गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, वो भाग कर गाड़ी से उतरी थी और अंदर की जानिब आ गई। सईद उसके पीछे ही था। डैड, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई। मॉम, आप कहाँ हैं? देखिए आपकी बेटी वापस आ गई है। अरूसा ने आवाजें दी, लेकिन पूरा घर खाली था। कोई होता तो सामने आता। ये मॉम और डैड कहाँ हैं? वो तो यहाँ ही नहीं है ना क्या? अरूसा ने पलट कर अपने पीछे आते सईद को देखा कि उसे अपने साथ लेकर कमरे में चला गया, और फिर उसने सारी सच्चाई अरूसा को बता दी कि उसका बाप एक बहुत बड़ा स्मगलर था।
कारोबार के नाम पर वो लोगों को धोखा देता था, उनके साथ फ्रॉड करता था, जाने कितनी लड़कियां वो मुल्क से बाहर बेच चुका था और हर तरह के गैर कानूनी कामों में मुलविस था। अरूसा की माम ये सब जानती थी। उन्होंने इन्हें रोकने की बहुत मर्तबा कोशिश की थी, लेकिन वलीद हमदानी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कहने को तो सहीर सुल्तान एक बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन उसने हमेशा गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी और हमेशा ऐसे लोगों को उनके इंजाम तक पहुंचाया था। और अब उसके निशाने पर वलीद हमदानी था। जब सईद ने उसकी सारी फैमिली का पता करवाया, तब पहली मर्तबा उसने अरूसा को देखा। वो मासूम सी लड़की उसे बहुत पसंद आई। वो नहीं चाहता था कि अपने बाप के किसी भी खेल का हिस्सा बने, इसलिए उसे वहां से ले जाना चाहता था। और कार उसका बाप भी इस सारे कामों में मुलविस थे। इसलिए वलीद हमदानी अपनी बेटी का निकाह वकास से कर रहा था ताकि और पैसा कमा सके। इसलिए सईद ने निकाह के दिन ही उसे वहां से अगवा कर लिया था और उससे निकाह कर लिया ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचे। आज तक उसे बचाने की कोशिश करता आ रहा था और उसकी हिफाजत कर रहा था जैसे वो अपनी दुश्मन समझ रही थी। यही वजह थी कि उसे उसके डैड से मिलने नहीं देता था। अरूसा तो ये सब सुनकर बैठकर रोने लगी थी। यही वजह थी कि मैं तुम्हें सच नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि जिस बाप से तुम इस कदर मोहब्बत करती है, उसका इतना घनाउना सच तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मेरे आइडल हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरूसा अभी भी नाव में सर हिला रही थी, लेकिन सारे सबूत उसके सामने थे। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया। सईद ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। अरूसा भी आज उसके सीने से लगी पूट पूट कर रो रही थी। अपने अंदर का सारा गम वो हल्का करती जा रही थी। सईद ने भी उसे रोने दिया। मोम, वो कहाँ है? जब उन्हें ये सब कुछ मालूम था तो वो क्यों यहाँ पर रहती थी? उन्होंने यहाँ डैड को क्यों नहीं छोड़ा? वो मजबूर थी, तुम्हारे डैड से मोहब्बत करती थी, इसे सब कुछ जानने के बाद भी उनके साथ ही रहती है। फिर आखिर में तुम्हारे डैड ने अपने फायदे के लिए तुम्हारी मॉम को भी जान से मार दिया। अगर मैं सही वक्त पर तुम्हें यहाँ से ना लेकर जाता तो वो शख्स तुम्हें भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता और तुम्हारी जिंदगी भी जहन्नुम बना देता। अपनी माँ का सुनकर एक मर्तबा फिर से वो रोने लगी थी। मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगी, इन सब चीजों के लिए कभी भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। तुम्हारे डैड को मैंने उसके इंजाम तक पहुंचा दिया और उसके साथ उसका दोस्त सुलेमान और उसका बेटा वक्कास, वो भी अपने इंजाम तक पहुंच गए हैं। तुम जानती हो, ये मेरी जिंदगी का आखिरी टास्क था जो मैंने मुकम्मल किया है और अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? अरूसा ने एक नजर अपने पास खड़े इस शख्स को देखा था जिसने हमेशा उसे हर चीज से बचाया था। उसकी आंखों में अरूसा को अपने लिए मोहब्बत, इज्जत सब दिखाई दिया था। इसलिए उसने भी हाँ में सर हिलाया था। अरूसा के मुंह से हाँ सुनते सईद ने दोबारा से उसे अपने सीने से लगा लिया था। सब लोग अपने इंजाम तक पहुंच गए थे। सईद और अरूसा अपनी जिंदगी में खुश थे। सईद सब कुछ छोड़कर अरूसा को लेकर तुर्की आ गया था और वो लोग वहां पर अपना एक छोटा सा घर बनाकर वहीं रहने लगे थे, जहां सिर्फ मोहब्बत थी। ना कोई जुर्म था, ना कोई सजा थी और ना कोई डर।